समंदर के रास्ते आया हुदहुद तूफान सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे विशाखापत्तनम के तट से टकराया। करीब 170 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलती हवाएं। इन हवाओं को और खौफनाक बनाती तेज बारिश। कहीं पेड़ उखड़ चुके हैं तो कहीं कत्लों की छत ढह चुकी है। ये पेट्रोल पंप का नजारा है जिसकी टूटी हुई छत की आवाज हर तरफ गूंज रही है। जो होर्डिंग्स हैं, जो बैनर्स हैं, वो लगातार उड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। लोगों का बुरा हाल है, लोग छुपे हुए हैं अपने घरों में। जो निचली बस्तियां हैं वहाँ भी पानी भर गया है, मगर पूरे शहर में जिस तरफ देखिए यही माहौल दिखता है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सड़कों पे खड़ा होना मुश्किल है। ये तेज रफ्तार हवाएं काफी कुछ नुकसान कर रही हैं। हुदहुद तूफान सबसे ज्यादा आतंक आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर विशाखापत्तनम में मचा रहा है। समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरें हर किसी को डरा रही हैं। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस है, सैकड़ों साल पुराना कलेक्ट्रेट ऑफिस है और इस कलेक्ट्रेट ऑफिस का होर्डिंग्स आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट ऑफिस का होर्डिंग पूरी तरह गिर गया है। यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं वो बुरी तरह तेज हवाओं के चलते गिर गए हैं। जगह जगह पूरे शहर में पेड़ गिरे हुए हैं, मूर्तियां गिरी हुई हैं। ये सामने कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने मदर टेरेसा का स्टैच्यू बना हुआ था, वो स्टैच्यू भी यहाँ पे गिरी हुई है और तेज हवाओं की लगातार गति बढ़ती जा रही है। तूफान की वजह से 62 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, जबकि 51 ट्रेनों के रूट बदले जा चुके हैं। विशाखापत्तनम में मंगलवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला तीसरा वनडे मैच भी रद्द किया जा चुका है। संचार व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। विशाखापत्तनम के कई इलाके अंधेरे में हैं और संपर्क करना भी मुश्किल। लोग शहर घरों में ही बैठे हुए हैं, मगर घरों में भी आलम यह है कि कहीं पावर नहीं है, कहीं पानी नहीं है। निचले इलाकों में पानी भर गया है कि पावर न होने से केबल कट है, लोगों को जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं। प्रशासन ने कई लोगों को निचली बस्तियों से निकाला है, शिफ्ट किया है। तूफान की वजह से विशाखापत्तनम में 1000 पेड़ उखड़ चुके हैं और हाईवे पर आवाजाही बंद हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में करीब 90,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। वहीं ओडिशा के तटीय जिलों से 68,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हुदहुद तूफान की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। विशाखापत्तनम के अलावा आंध्र प्रदेश के 4 जिलों पूर्व और पश्चिम गोदावरी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और ओडिशा में गंजाम, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी में भारी बारिश होने के आसार हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के गंजाम जिले के गोपालपुर की हैं। ओडिशा के बरहमपुर, गोपालपुर, गंजाम और आसपास के इलाकों में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 48 घंटों से या फिर कह लें कि 50 घंटों से बारिश, कभी बूंदाबांदी, कभी मूसलाधार, कभी जोर से बारिश, कभी तेज बारिश लगातार जारी है। यहाँ पर कुछ इलाकों में बिजली को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हवा की तेज रफ्तार हुई थी, कुछ जगहों पर खंभों के गिरने से, कुछ जगहों पर पेड़ के गिरने से बारिश की स्थिति हुई है। लगातार भारी बारिश होने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हुदहुद का असर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी यूपी और एमपी के कई इलाकों तक हो सकता है, जहां भारी बारिश हो सकती है। राहत और बचाव में जुटी टीमें लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही हैं और मौसम विभाग हुदहुद की हर हलचल पर अपनी नजर बनाए हुए है। कल सुबह ये एक डिप्रेशन होकर बस्तर एरिया में, छत्तीसगढ़ बस्तर एरिया में केंद्रीभूत होगा और ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट वार्ड्स मूव कर रहा है। उड़ीसा, आंध्र के अलावा इसका इम्पैक्ट दूसरे कुछ स्टेट्स में होगा इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल ओनली। सबसे ज़्यादा रेनफॉल हम लोग साउथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटर उड़ीसा के ऊपर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर।
केंद्र सरकार भी हुदूद के खतरे पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। खुद पीएम ने भी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की और उन्हें हर मुमकिन सहायता देने का आश्वासन भी दिया। फिलहाल राहत की खबर इतनी है कि हुदूद की ताकत कम हो रही है और उसकी रफ्तार घटती जा रही है। फेलिन तूफान पिछले साल ओडिशा के तट पर टकराया था और तब देश ने देखा था कि किस तरह कुदरत के कहर का सामना किया जा सकता है। ओडिशा ने तूफान से निपटने की बड़े पैमाने पर तैयारी की थी और इसके लिए नवीन पटनायक सरकार की काफी तारीफ भी हुई थी। इस बार हुदूद तूफान के लिए फेलिन के सबक को याद रखा गया। आंध्र प्रदेश में वक्त रहते 4 जिलों से 90,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं ओडिशा के तटीय इलाकों से करीब 68,000 लोगों को तूफान आने से पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। तूफान के आने से पहले ही एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कुल 42 टीमें हालात से निपटने के लिए मोर्चा संभाल चुकी थीं, जिनमें से 24 आंध्र प्रदेश में और 18 ओडिशा में तैनात थीं। 214 बोटों के जरिए करीब 2,2500 राहत कर्मी तूफान के पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके थे। हम लोगों ने अभी तक 42 टीमों को भेजा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, और उन 42 में 10 टीमें हमारी, बल्कि ज़्यादा ही उनसे 10 टीमें हमारी विशाखापट्टनम में ही हैं, जहाँ पे मैक्सिमम संभावित क्षेत्र है और जहाँ पे साइक्लोन का वो प्रभाव है, मैक्सिमम प्रभाव है, वहाँ पे हम लोगों ने 10 टीमें रखी हैं और 3 टीमें भी और वहाँ भेजी जा रही हैं। अभी हमारा एनडीआरएफ का रोल केवल सीमित है कि हम कितना रोड क्लियर कर पाते हैं और कितना रेस्क्यू ऑपरेशंस कर पाते हैं, इवैक्यूएट कर पाते हैं। लकड़ी और लोहे काटने के उपकरण हवाई मार्ग के जरिए एनडीआरएफ के राहत कर्मियों तक पहुंचाए गए ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सके। सेना और वायुसेना को भी किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। कोई ट्रेन हादसे का शिकार ना हो, इसके लिए भी बड़ी तैयारी की गई थी। We've identified 25 very ultra sensitive stations where we expect which are likely to get hit. So these stations we've stationed advanced quick response teams. They've carried a lot of material with them, repair materials, relief materials, and they are positioned with satellite phones. सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी तैयार थी। एक दिन पहले ही बैठक लेकर पीएम ने हालात का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री जी ने इस का एक रिव्यू अभी शाम को मीटिंग ली है, एक डिटेल्ड मीटिंग ली है, और इस पर उन्होंने बल दिया कि स्टेट्स को, जो प्रभावित होने वाले स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इनको हर संभव सहायता दी जाए। बल्कि आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिन से वो रोज़ दिन में कई बार इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और इसी बात पर बल दे रहे थे कि पूर्ण समन्वय रहे राज्य और केंद्र के बीच में, और जो स्टेट की एजेंसीज हैं और जो सेंट्रल एजेंसी हैं, इनमें भी पूर्ण समन्वय रहे। इस बार सरकारें पहले से ज्यादा मुस्तैद नजर आईं। रिमोट सेंसिंग से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन तक का नुकसान को परखने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इतनी तैयारियों के बाद भी 6 लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन सरकारों के मुताबिक ये मौत सीधे तूफान की चपेट में आने से नहीं हुई। इन तैयारियों को पूरी तरह से परखने का मौका नहीं आया, क्योंकि तट से टकराने के बाद हुदूद कमजोर होता गया। लेकिन कमजोर होने के बाद भी हुदूद ने कई जगह बिजली उड़ा दी तो कहीं पेड़ उखाड़ दिए। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अब प्रशासन के सामने चुनौती होगी जमा हुए पानी को जल्द से जल्द निकालने की और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की। दुनिया भर में मौसम का मिजाज यूं बिगड़ जाना आपने भी देखा सुना होगा। बस अचानक मौसम बदलता है, हवा की रफ्तार बढ़ती जाती है और फिर बेकाबू हवाएं मानो सब कुछ मिटाने के लिए निकल पड़ती हैं। कभी इनसे भयावह तबाही होती है तो कभी एक कुदरती खतरे बिना किसी नुकसान के टल जाते हैं। लेकिन मौसम की इन करवटों पर लगाम लगाना इंसान के बस की बात नहीं है। कुदरत का एक कहर भी एक कुदरती नियम की वजह से पैदा होता है। चाहे हरिकेन हो, टाइफून हो या फिर कोई साइक्लोन, सबका रिश्ता हवा और पानी से ही है। दरअसल नम हवा गर्म होकर ऊपर उठती है
और जमीन से ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाती है। ठंड की वजह से हवा में मौजूद पानी की भाप फिर से पानी में बदल जाती है और इसकी वजह से उस हवा का दबाव कम हो जाता है। दबाव कम होने पर आसपास की हवा इस जगह की ओर खींची चली आती है। बस यहीं पैदा होता है तूफानों का खतरा। कभी कभी दबाव इतना कम होता है कि हवा की रफ्तार सुरक्षित दायरे से कहीं ज्यादा हो जाती है। यही तेज रफ्तार तूफान की शक्ल में हमें दिखता है। हवाओं की रफ्तार और तूफान दुनिया के किस हिस्से में आया है, इस आधार पर तय किया जाता है तूफान का नाम। अगर समुद्री तूफान प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर से शुरू होता है तो इसे हरिकेन और टाइफून का नाम दिया जाता है। समय रेखा के पूर्वी ओर आने वाला तूफान है टाइफून, जबकि समय के पश्चिमी हिस्से में आने वाले तूफान है। जबकि यही समुद्री तूफान हिंद महासागर में उड़ता है तो इसे साइक्लोन कहा जाता है। इसके अलावा समुद्री तूफानों में हवाओं की रफ्तार के आधार पर हर साल इन तूफानों के नाम भी बदलते रहते हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों का नाम भारत समेत 6 देशों को रखने का अधिकार है। आमतौर पर आपसी सहमति से ये 6 देश आने वाले समुद्री तूफानों का नामकरण करते हैं। भारत में परंपरा रही है समुद्री तूफानों का नाम अग्नि, जल, आकाश जैसे शब्दों से रखने की, लेकिन ओमान में पक्षियों के नाम पर समुद्री तूफानों के नाम रखे जाते हैं। इस बार हुदहुद का नाम पड़ा है ओमान में एक कठफोड़वा जैसे दिखने वाले पक्षी के नाम पर। चिड़िया की तरह हुदहुद के रास्ते को पकड़ना भी विशेषज्ञों के लिए मुश्किल साबित हुआ। तट पर टकराने से पहले हुदहुद का केंद्र पहले ओडिशा के जंगम जिले का गोपालपुर था, लेकिन आखिरी 24 घंटों में ये पहुंच गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। शुक्र की बात ये रही कि तट से टकराने के बाद हुदहुद ने अपनी ताकत खोनी शुरू कर दी। बेहद खतरनाक समुद्री तूफान से ये घटकर खतरनाक रह गया। मौसम विभाग का कहना है कि ताकत घटी है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश तक बारिश के रूप में महसूस होगा। हवाओं का जब यही रुख समुद्र में नहीं धरती पर देखने को मिलता है तब इसे नाम दिया जाता है टॉर्नेडो, यानी भवंडर। नाम कोई भी हो, इन तूफानों का असर एक ही है, तबाही। भारी बारिश के तौर पर तबाही, जमीन धंसने से होने वाली तबाही, बस्तियों के उजड़ जाने से होने वाली तबाही, बाढ़, बेकाबू पानी और बेबस इंसान। इन तूफानों के पास इंसानों को देने के लिए और कुछ नहीं है।